हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जीएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत है। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन को देख रहे हैं। उसका विशेषता कल देख रहे थे, उसी का और है। जैसे तीन विशेषताएं कल देखे थे, सिंधु घाटी सभ्यता के तीन विशेषताएं देखे थे। उसके बाद की विशेषताएं फिर इस वीडियो में है, इसको देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको कहते हैं। तीन तीन विशेषताएं कल देखे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। चौथा विशेषताएं के बारे में दिया हुआ है व्यापार वाणिज्य। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार वाणिज्य भी होता था। किस तरह का व्यापार वाणिज्य था? तो गांव से नगर में क्या करता है? निर्मित वस्तु गांव में वस्तु को निर्मित करके और शहर में बेचता था, ऐसा था। इसके बाद नगर से नगर में भी होता था, नगर से होता था। जैसे चंदुहारो और लोथल के बीच में मनके का व्यापार होता था, मनका का व्यापार। चंदुहारो और लोथल के बीच में मनके का व्यापार होता था। लोथल और नागेश्वर के बीच में नाव निर्माण का व्यापार होता था, मतलब नाव का निर्माण करके उसको बेचना। इसके बाद है लोथल में हाथी दांत के व्यापार। कालीबंगा में चूड़ी। तो लोथल में क्या हाथी दांत के साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। चूड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। हाथी दांत का साक्ष्य लोथल से मिला है, चूड़ी का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। तो वाणिज्य व्यापार से संबंधित है। इसके बाद था अंतर क्षेत्रीय व्यापार होता था, इसका भी साक्ष्य है। अंतर क्षेत्रीय व्यापार में क्या था? जैसे कि अंतर क्षेत्रीय मतलब अपने ही क्षेत्र में एक जगह से दूसरे जगह व्यापार होता था। जैसे और क्या था? इसके साक्ष्य क्या मिला है कि कोलार से सोना का साक्ष्य। कोलार मतलब सोना कहाँ से प्राप्त करता था? कोलार कर्नाटक में कोलार खान है सोना। और तांबा खेतरी से प्राप्त होता था। इसके बाद शिलाजीत कहाँ से प्राप्त होता है? हिमालय से प्राप्त होता था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चांदी कहाँ से प्राप्त होता था? मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान, ईरान से। चांदी की प्राप्ति कहाँ से होती थी? तो मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और ईरान से। इसके बाद पांचवा सिंधु घाटी सभ्यता का पांचवा जो विशेषताएं हैं, क्या था उसमें? विज्ञान में प्रौद्योगिकी का विकास था। उस समय विज्ञान में प्रौद्योगिकी का विकास था। जैसे क्या क्या हो रहा था विज्ञान में प्रौद्योगिकी के अंतर्गत? तो भवन निर्माण तकनीक था, मानक प्रकार के माप तौल था उस समय। हल का प्रयोग हुआ था, कृत्रिम जलाशय का निर्माण हुआ था, कुआं का निर्माण हुआ था, बांधों का निर्माण हुआ था, नहर का निर्माण हुआ था, मृदभांड का निर्माण हुआ था और मुहर का निर्माण हुआ था। धातु तकनीक था, मतलब धातु से विभिन्न प्रकार के औजार बनाया जाता था। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग उस समय था। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं? बैल और सांड, जैसे कि सांड से ही बैल बनता है, बैल से ही सांड बनता है और सांड से ही बैल बनता है। उस तरह का उसको जेनेटिक इंजीनियर के अंतर्गत रखते हैं। तो मतलब विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सब आता है। कौन? भवन निर्माण तकनीक, मानक प्रकार के माप तौल, हल का प्रयोग, कृत्रिम जलाशय, कुआं, बांधों का निर्माण, नहर, मृदभांड, मुहर, धातु तकनीक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो उस समय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता में यही पांचवा विशेषता है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी, मतलब उस समय विज्ञान प्रौद्योगिकी का भी विकास था। इसके बाद है लिपि का भी विकास था उस समय। कौन था लिपि था? तो चित्रात्मक लिपि था उस समय। चित्रात्मक लिपि लिखने के तीन तरीके। एक दाएं से बाएं लिखे जाते थे, दाएं से बाएं मतलब फारसी लिपि जैसा, दाएं से होते हुए बाएं आना, क्या हो गया? फारसी लिपि हो गया। इसके बाद बाएं से दाएं जैसे हम लोग लिखते हैं, बाएं से दाएं, जैसे क्या हो? ब्राह्मणी लिपि हो गया। इसका गोमुद्रिका लिपि है, गोमुद्रिका लिपि जिसे हम बुस्ट्रोफेडन कहते हैं। गोमुद्रिका लिपि को हम बुस्ट्रोफेडन कहते हैं। क्या है? इस तरह का लिपि था, इस तरह का लिपि था, मतलब लिखा जाता था। और कालीबंगा से क्या मिला? ऐसा लिखा हुआ कालीबंगा से मिला है। इसके बाद है यू, वो मछली के चित्रों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। यू वो मछली के चित्रों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। इसके बाद है सातवां विशेषता क्या है? समाज है सातवां विशेषता।
मतलब उस समय समाज संगठित समाज था, इसका मतलब इसके बारे में कहा जा रहा है। क्योंकि नियोजित आवास है, नियोजित आवास का साक्ष्य मिला है। गांव प्लस नगर का भी था वहाँ उस समय। प्रकृति की पूजा होती थी, समाज में जो जो होता है सब होता था। आस्था तंत्र था, बड़ों का आदर का व्यवस्था, बड़ों का आदर उस समय था। महिला पुरुष में समानता, योगासन और मातृसत्तात्मक समाज थी उस समय। अंतिम संस्कार का भी मतलब सब समाज से संबंधित है। मतलब यह क्या सिद्ध करता है, ये इतना जो देख रहे हैं कि नियोजित आवास था, गांव और शहर था, प्राकृतिक पूजा होती थी, आस्था तंत्र, मतलब समाज में जितना चीज होता है आजकल वह चीज यहाँ समाज में उस समय भी था। इसलिए वहाँ समाज का विकास था। तो समाज में क्या क्या था, नियोजित आवास थी, क्या गांव प्लस शहर की व्यवस्था, प्राकृतिक पूजा, आस्था तंत्र, बड़ों का आदर, महिला पुरुषों में समानता, योगासन, मातृसत्तात्मक समाज था उस समय। इसका अंतिम संस्कार विधि, 3 विधि से अंतिम संस्कार किया जाता था। जब मर जाता था आदमी तो 3 विधि से उसको शव को अंतिम संस्कार किया जाता। 3 विधि था। पहला विधि क्या था, दाह संस्कार किया जाता था। दाह संस्कार मतलब शव को पूर्णतः पहले जला दिया जाता था और जलाने के बाद जो राख बचता था उस राख को किसी कलश में रख करके उसको दफना दिया जाता था। किसी बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में रख करके ऊपर से ढक करके और उसको मिट्टी में दफना दिया जाता था। तो उसी को कहा जाता दाह संस्कार। दाह संस्कार कैसा था, शव को पूर्णतः जलाने के बाद राख को मिट्टी के पात्र में रखकर उसको दफना दिया जाता था। इसके बाद है पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण मतलब शव को पूर्णतः दफन किया जाता था। जब आदमी मर जाता था तो पूर्णतः उसको मिट्टी के अंदर दफन कर दिया जाता था, जिसे आजकल मुस्लिम समाज में होता है। उस तरह का व्यवस्था भी उस समय था। मुस्लिम समाज के जो अभी तक संस्कार विधि है उस तरह का भी व्यवस्था था उस समय। इसके बाद आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण के भी मतलब 3 तरह में एक आंशिक समाधिकरण भी है। इसमें क्या होता था, जब मर जाता था तो शव को पहले छोड़ दिया जाता था खुले में, जिससे पशु पक्षी उसको सारा मांस नोच नोच कर खा जाता था। अब बाकी जो बचता था उसको दफना दिया जाता था, बचे हुए भाग को दफना दिया जाता था। तो आंशिक समाधिकरण का मतलब पशु पक्षी को खाने के पश्चात बचे भाग को दफना दिया जाता था। यह फारसी विधि था, यह फारसी विधि की तरह भी था। तो क्या था, अंतिम संस्कार के 3 विधि था। कौन, दाह संस्कार करना था, पूर्ण समाधिकरण था और आंशिक समाधिकरण था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं में 7 विशेषताएं थी, जो 3 विशेषताएं कल देख चुके थे और बाकी 4 विशेषताएं आज देख लिए हैं। इसके बाद है हड़प्पा कालीन महत्वपूर्ण स्थल। हड़प्पा कालीन महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन स्थल था, सो देखने है, अभी भी है वो स्थल, तो उसको देखते हैं। पहला है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है, हम इंडिया में राखी गढ़ी है। कहाँ, हरियाणा के हिसार जिला में राखी गढ़ी हड़प्पा कालीन महत्वपूर्ण स्थल। हड़प्पा कालीन महत्वपूर्ण स्थल है, उसमें पहला आता है राखी गढ़ी, हम भारत में, जो हरियाणा के हिसार जिला में है। इसका उत्खननकर्ता कौन है, उत्खननकर्ता इसका सूरजभान है। सूरजभान उत्खननकर्ता सूरजभान 1969 में इसका उत्खनन करवाया था। और उत्खनन करवाने के बाद यहाँ क्या है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर भारत में सबसे बड़ा राखी गढ़ी जो है सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर भारत में, इंडिया में सबसे बड़ा शहर कौन, राखी गढ़ी, जो हरियाणा के हिसार जिला में है। उसका उत्खननकर्ता कौन है, सूरजभान 1969 में उत्खनन करवाए थे। तो यही कह रहा है IVC मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर भारत में था, है। लगभग कितना, लगभग 7 किलोमीटर क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल 7 किलोमीटर है। हड़प्पा से भी पुराना, सरस्वती नदी हड़प्पा से भी पुराना है। ये राखी गढ़ी जो है हड़प्पा से भी पुराना स्थान है। क्या सरस्वती नदी, जिसको घगर नदी भी कहा जाता है, सरस्वती नदी को ही घगर नदी कहा जाता है, की सहायक दिष्टावती नदी के किनारे अवस्थित है। कौन, राखी गढ़ी जो है, राखी गढ़ी कहाँ अवस्थित है, दिष्टावती नदी किनारे राखी गढ़ी हरियाणा हिसार में है, हरियाणा के हिसार जिला में है राखी गढ़ी।
वो किस नदी किनारे है? तो दिष्टावती नदी किनारे। जो दिष्टावती नदी कौन है? सरस्वती नदी, इसको घगर नदी कहते हैं। तो सरस्वती नदी या घगर नदी की सहायक नदी है दिष्टावती नदी, उसी किनारे यह राखी गढ़ी है। इसके बाद दूसरा स्थल हड़प्पा। हड़प्पा जो पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में है। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा है पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत में है, पश्चिमी पंजाब में है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में है। इसका उत्खननकर्ता कौन है? हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में उत्खनन करवाए थे, दयाराम साहनी। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल पूरे भारत और पाकिस्तान को लेकर के पूरे क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है कौन? हड़प्पा। और यह रावी नदी किनारे है। हड़प्पा किस नदी किनारे है? हड़प्पा रावी नदी किनारे है। इसके बाद इस कांसे यहाँ से क्या क्या मिला है? हड़प्पा से क्या क्या मिला है? तो हड़प्पा से मिला है कांसे की बैलगाड़ी व दर्पण, मतलब ऐनक। कांसे की बैलगाड़ी और दर्पण मिला है। अन्न भंडार का साक्ष्य मिला है। शंख का बैल मिला है। मछुआरे का चित्र मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में है। इसका उत्खननकर्ता दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में किया। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, रावी नदी किनारे है। यहाँ से क्या क्या मिला है? तो कांसे की बैलगाड़ी और दर्पण, अन्न भंडार, शंख का बैल और मछुआरे का चित्र मिला है। इसके बाद तीसरा क्षेत्र है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। इसका उत्खननकर्ता कौन है? राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में। राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? तो सिंधु नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे है। इसका अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? अर्थ इसका होता है मुर्दों या प्रेतों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों या प्रेतों का टीला। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर, मतलब भारत पाकिस्तान सबको लेकर के सबसे बड़ा नगर कौन है? कौन है? मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर। और दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा। और भारत में सबसे बड़ा नगर राखी गढ़ी था, जो हरियाणा के हिसार जिला में था। तो मोहनजोदड़ो जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थान है। और कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। उत्खननकर्ता इसका राखल दास बनर्जी 1922 में। किस नदी किनारे है मोहनजोदड़ो? तो सिंधु नदी किनारे है। इसके बाद इसका अर्थ क्या होता है? मुर्दों या प्रेतों का टीला। क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है और दूरीकरण का साक्ष्य नहीं है। यहाँ दूरीकरण का साक्ष्य नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो में दूरीकरण था कि नहीं, उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इसके बाद यहाँ से क्या क्या मिला है? यहाँ से मिला है विशाल स्नानगार मिला है। विशाल स्नानगार मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और इस स्नानगार को इसे जॉन मार्शल ने विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसको बताया गया है? तो जो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानगार जो मिला है उसको विश्व का सर्व आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। किसने कहा है? जॉन मार्शल ने इसको बताया है। यहाँ से और क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से और क्या मिला है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो पूर्णतः नग्न अवस्था में है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो पूर्णतः नग्न अवस्था में है। इसके बाद और क्या मिला? यहाँ से दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके बाद मिला है एक सींग वाले पशु का चित्र वो मोहर पर। एक सींग वाले पशु का चित्र मोहर पर अंकित है, वो भी मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके बाद एक मुद्रा पर नाव का चित्र। एक मुद्रा पर नाव का चित्र ये भी कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके बाद मलेरिया के साक्ष्य भी मिला। उस समय मलेरिया बीमारी था, इसका भी साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से। इसके बाद चौथा स्थल है कौन है? चन्हुद्रो जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में था और चन्हुद्रो जो है यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इसका उत्खननकर्ता कौन है? इसका उत्खननकर्ता है गोपाल मजुमदार 1934 ईस्वी में। गोपाल मजुमदार 1934 ईस्वी में का उत्खनन करवाए थे। ये किस नदी किनारे है? यह सिंधु नदी किनारे है। सिंधु नदी किनारे है। यह क्या था? यह एक औद्योगिक शहर था। औद्योगिक शहर था। मनके बनाने के कारखाना यहाँ था। कहाँ? चंदहरो में क्या था? मनके बनाने के कारखाने। यहाँ एक औद्योगिक शहर था।
यहाँ से क्या क्या मिला, और यहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य मिला है, काजल के साक्ष्य मिला है, पाउडर का साक्ष्य मिला है, कंघा का साक्ष्य मिला है, कांस की गाड़ी की साक्ष्य मिला है, कांस की गाड़ी के साक्ष्य मिला है, बकराकार मतलब टेढ़ा ईंट, बकराकार ईंट का साक्ष्य यहीं से मिला है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। कहाँ से मिला? चंद्रहोदरों से। चंद्रहोदरों से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है। इसके बाद चंद्रहोदरों से ही 3 घड़ियाल व 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा भी मिला है। चंद्रहोदरों से ही 3 घड़ियाल व 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा मिला है। तो हड़प्पाकालीन महत्वपूर्ण स्थल में आए 4 स्थल को देखे हैं, और कई स्थल और भी है जो अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। फिर जल्द ही उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।